हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा नौवीं में आप सभी का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 8, जिसका नाम है चतुर्भुज। तो अध्याय को शुरू करने से पहले हमें अध्याय का कुछ बेसिक पता होना चाहिए, तभी हम इनकी प्रश्नावलियों में दिए गए प्रश्नों का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चतुर्भुज के बारे में जान लेते हैं कि चतुर्भुज होता क्या है। तो चतुर्भुज जो बनता है वो एक तल में बनता है, यानी कि किसी भी एक तल में, यानी हम कह सकते हैं कि एक्स वाई अक्ष पे बनता है, दो अक्षों पे बनता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये कागज़ एक तल है, तो यहाँ पे चार भुजाओं की जो बंद आकृति बनेगी, ये देखिए, जैसे एक भुजा ये हो जाती है, एक भुजा इस तरीके से, एक भुजा ऐसे और एक भुजा इस तरीके से। तो ये बंद है टोटल। अगर हम चार भुजाएं इस तरीके से बना देते हैं, ये देखिए, ये चार भुजाएं ये भी हैं, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और चौथी भुजा, तो ये चतुर्भुज नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि ये बंद नहीं है, ये खुला है। तो चार भुजाएं आपस में पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए, उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। इसकी एक खासियत और होती है, वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इसमें एक ही रेखा पर चारों बिंदु, जो चार शीर्ष है ना, यहाँ पे एक शीर्ष हो गया, यहाँ पे एक शीर्ष हो गया। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, तो उसमें से तीन बिंदु जो होते हैं कम से कम, ये तीन बिंदु जैसे मान लीजिए, ये एक ही रेखा पर नहीं होने चाहिए, यानी एक सीध में नहीं होने चाहिए। इसे हम बोल सकते हैं कि संरेखीय नहीं होने चाहिए। ये तीनों बिंदु कैसे होने चाहिए? असंरेखीय होने चाहिए। यहाँ पे दो बिंदु यदि संरेखीय हो भी जाते हैं, जैसे एक रेखा पर यदि दो बिंदु संरेखीय हैं भी, लेकिन तीसरा बिंदु किसी भी हालत में उसी रेखा पर नहीं होना चाहिए, वो दूसरी जगह होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है चौथा बिंदु। तो इन चारों बिंदुओं को इस तरीके से हम मिला दें यदि, तो एक ही तल में ये चार भुजाओं की जो बंद आकृति बनती है, इसे हम चतुर्भुज कहते हैं। तो कितना सिंपल है। तो चतुर्भुज बताइए कहाँ बनता है? तो आंसर है ये एक तल में बनता है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या होती है कि इसके जो चार बिंदु होते हैं या चार शीर्ष होते हैं, उनमें से कोई भी तीन शीर्ष एक ही रेखा पर, यानी संरेखीय नहीं होना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि तीन बिंदु संरेखीय नहीं होंगे तो क्या दो हो सकते हैं? तो आंसर है हाँ, दो बिंदु एक ही सीध में हो सकते हैं, यानी एक ही रेखा पर हो सकते हैं, एक ही सीध में। लेकिन तीसरा बिंदु भी अगर एक इन दोनों के ही साथ एक ही सीध में हो जाएगा तो चतुर्भुज नहीं बन पाएगा। तो चतुर्भुज बनने के लिए शर्त क्या है कि तीन बिंदु संरेखीय नहीं होना चाहिए। आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, चतुर्भुज की डेफिनेशन आपको अपने नोटबुक में नोट कर लेनी है। यदि किसी समतल में, यानी कि एक तल में ही बनता है, उसे समतल भी बोल सकते हैं। तो समतल में स्थित चार बिंदुओं में से कोई भी तीन बिंदु संरेख ना हो। देखिए साफ साफ लिखा है कि कोई भी तीन बिंदु संरेख ना हो, यानी कि कोई भी तीन बिंदु एक ही रेखा पर इस तरीके से ना हो, तो हम कह सकते हैं कि तो चारों बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। यानी चारों बिंदुओं को फिर हम मिला देंगे, यदि तीन संरेखीय नहीं होंगे तो इस तरीके से हो सकते हैं, ऐसे। तो इन चारों को भी हम ऐसे मिला सकते हैं, ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पे और इस तरीके से मिला सकते हैं, तो ये भी एक चतुर्भुज बन जाएगा। तो चतुर्भुज को नॉर्मली हम यहाँ पे बोल सकते हैं, तो चारों बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है, यानी कि वो आकृति एक तरीके से बंद भी होनी चाहिए। इसे संक्षेप में ये छोटा चतुर्भुज बना के हम प्रदर्शित कर देते हैं। जैसे हमें लिखना है चतुर्भुज ABCD, तो हम ऐसे लिखेंगे चतुर्भुज और फिर लिख देंगे ABCD इस तरीके से। तो ये जो है चतुर्भुज की एक छोटी सी डेफिनेशन है, जिसमें दो की पॉइंट है। पहला की पॉइंट है कि तीन बिंदु संरेख ना हो, और दूसरा चारों बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त बंद आकृति। पहला क्या है? कोई भी तीन बिंदु संरेख ना हो, और दूसरा क्या है? चारों बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और आप इसे अच्छे से याद भी कर सकते हैं। तो ये चतुर्भुज की डेफिनेशन होगी। अब हम बात करने वाले हैं चतुर्भुज के विकर्ण की। तो चतुर्भुज के विकर्ण की यदि बात करें, तो जैसे कि हमने देखा कि चतुर्भुज में चार बिंदु होते हैं, जिसमें कोई भी तीन बिंदु एक ही रेखा पर नहीं हो सकते, बाकी दो बिंदु हो सकते हैं।
अब यदि हम इन सबको मिला दें इस तरीके से, ये देखिए मैं यहाँ पे मिला देता हूँ, ये देखिए, तो ये इसमें 4 भुजाएं हैं। ये इसको अगर हम नाम दे दें ए, बी, सी और डी, तो इसमें 4 भुजाएं हैं। ए बी, पहली भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी, तीसरी भुजा सी डी और चौथी भुजा डी ए। तो ये 4 भुजाएं होंगी, साथ ही साथ 4 शीर्ष भी होते हैं चतुर्भुज में। तो ये देखिए, ये पहला शीर्ष हो गया शीर्ष ए, ये शीर्ष बी हो गया यहाँ पे जहाँ पे मैं पेन रख रहा हूँ, ये देखिए, ये हो गया शीर्ष सी और ये हो गया शीर्ष डी। तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं और 4 शीर्ष होते हैं। अब यदि आमने सामने के शीर्ष जो हैं, ये देखिए, ए के सामने कौन सा शीर्ष है बताइए? ए के सामने शीर्ष सी है और बी के सामने कौन सा शीर्ष है? शीर्ष डी है। तो यदि हम क्या करें, ए को सी से मिला दें इस तरीके से, तो एक विकर्ण कहलाता है। ये 2 आमने सामने के शीर्षों को मिलाने से जो भुजा प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं विकर्ण। तो ये क्या कहलाता है? विकर्ण। तो आमने सामने के शीर्षों को मिलाएंगे तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? तो एक देखिए, ये आमने सामने के ये 2 शीर्ष मिलाएंगे तो उसी तरीके से ये भी तो आमने सामने के शीर्ष हो जाएंगे। तो इनको भी यदि हम इस तरीके से मिला दें तो यहाँ पे 2 विकर्ण हो गए। ये भी क्या कहलाएगा? ये वाली लाइन भी क्या कहलाएगी? ये भी विकर्ण कहलाएगी। ये देखिए, तो चतुर्भुज के विकर्ण की डेफिनेशन आप पे बनने लगेगी। तो आइए देख लेते हैं कि विकर्ण की जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो यहाँ पे चतुर्भुज के विकर्ण क्या कहलाते हैं? किसी चतुर्भुज के आमने सामने के शीर्षों को मिलाने पर, आमने सामने के शीर्ष मैंने आपको बताया, तो उसी तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे पेंसिल से खींच के आपको बता देता हूँ। ये मान लीजिए ये शीर्ष है, ये तो ये हो गया शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी और शीर्ष डी। तो ए को सी से मिला देंगे ऐसे, आमने सामने का ये शीर्ष हो गया। और बी को डी से मिला देंगे, ये भी आमने सामने का एक शीर्ष हो गया। तो किसी चतुर्भुज के आमने सामने के शीर्षों को मिलाने पर जो रेखाखंड बनता है, यहाँ से जब आमने सामने के शीर्ष मिलाएंगे ना तो ये एक रेखाखंड बन जाता है और इसे ही हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज के विकर्ण। तो विकर्ण की भी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी और चतुर्भुज भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोनों का आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में इसे लिख सकते हैं और अपने अध्याय को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।